Hi friends, I hope that all of you are happy and healthy. In this video lecture we are going to learn about the sentence according to its formation. पिछले वीडियो में हमने क्लोज पढ़ा था। क्लोज में हमने इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, इसके बारे में जाना। उसके बाद उसके फर्दर टाइप्स कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज को ठीक से समझा। आज के इस वीडियो में हम सेंटेंस को उसके संरचना, उसके फॉर्मेशन के आधार पे, उसके कंस्ट्रक्शन के आधार पे किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, उसके कैटेगराइजेशन कैसे करते हैं, इसको ठीक से समझेंगे। सेंटेंस, जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड कन्वेज कंप्लीट सेंस। सब्जेक्ट शब्दों का वह समूह है जिसका अपना सब्जेक्ट होता है, जिसका अपना प्रेडिकेट होता है और वो एक कंप्लीट सेंस देता है। हम ऐसे शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं। अगर सेंटेंस की फॉर्मेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मेशन सेंटेंस में बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। सेंटेंस अपनी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 3 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। वो हैं सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। अब ये सिंपल सेंटेंस कौन सा होगा, कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होगा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होगा, ये जानने के लिए हमें अगली स्लाइड की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाउ अ सेंटेंस इज कैटेगराइज्ड। एक सेंटेंस को सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में कैसे रखते हैं। एक सेंटेंस को हम सिंपल बोलते हैं, दूसरे को कंपाउंड बोलते हैं और तीसरे को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है, किस आधार पे हम उसको कैटेगराइज करते हैं। सिंपल सेंटेंस, सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस के बारे में जानेंगे। A simple sentence consists of one independent clause। पिछले वीडियो में हमने क्लोज पढ़ाया था। क्लोज में हमने बताया था कि एक इंडिपेंडेंट क्लोज वह क्लोज होता है जिसका अपना सब्जेक्ट होता है, उसकी अपनी वर्ब होती है और वो कंप्लीट सेंस देता है। साथ ही साथ वो अपना सेंस देने के लिए, अपनी मीनिंग देने के लिए दूसरे क्लोज पे डिपेंड नहीं रहता है, आत्मनिर्भर होता है, वो स्वतंत्र होता है, इसीलिए उसका नाम इंडिपेंडेंट है। तो एक सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लोज का होना ज़रूरी है और एक इंडिपेंडेंट क्लोज से एक सिंपल सेंटेंस बनता है। उदाहरण के तौर पे आई लाइक कॉफ़ी, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है और कॉफ़ी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो आपने देखा कि आई इसमें सब्जेक्ट भी आ गया और फिनिट वर्ब के तौर पे लाइक आ गई। तो ये एक क्लोज हो गया और फुल स्टॉप लगने से सेंटेंस बना। और ये जो सेंटेंस का टाइप है वो है सिंपल सेंटेंस। दूसरा प्रकार का जो वाक्य है वो है कंपाउंड सेंटेंस। ए कंपाउंड सेंटेंस कंटेंस 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लोज। हमने देखा कि सिंपल सेंटेंस में एक ही इंडिपेंडेंट क्लोज था, लेकिन एक कंपाउंड सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट क्लोज का होना जरूरी है। जब 2 इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे तो दोनों को जोड़ने के लिए हमें कुछ चाहिए। तो जिस वर्ड से, जिस कंजक्शन से हम इसको जोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंजक्शन मतलब योजक। 2 शब्दों को या 2 शब्द युग्मों को जोड़ने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको अंग्रेजी में कंजक्शन और हिंदी में योजक बोलते हैं, योजक शब्द बोलते हैं। तो एक कंपाउंड सेंटेंस में 2 अलग अलग क्लॉजेज हैं, इन दोनों इंडिपेंडेंट हैं। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम जिस कंजक्शन का यूज़ करते हैं हम उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं। ईच ऑफ दिस क्लॉजेज कुड फॉर्म ए सेंटेंस अलोन। अगर हम कंपाउंड सेंटेंस के दोनों क्लोजेस को अलग अलग कर दें तो ये दोनों अपने आप में स्टैंड कर सकते हैं, अपनी मीनिंग खुद दे सकते हैं और अपने आप में स्वतंत्र वाक्य भी बन सकते हैं। उदाहरण देख के देखते हैं हम। आई लाइक कॉफ़ी एंड मेगा लाइक्स टी। अब यहाँ पे हमने देखा कि आई लाइक कॉफ़ी एक क्लोज है एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। मेगा लाइक्स टी दूसरा क्लोज है। पहले क्लोज में हम बोलते हैं कि आई लाइक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ, और एंड मतलब और हो गया। मेगा लाइक्स टी, मेगा चाय या टी पसंद करती है। अगर हम इन दोनों को अलग अलग कर दें, दोनों क्लोजेस को अलग अलग कर दें तो ये दोनों भी अपने आप में स्वतंत्र वाक्य बन जाएंगे और इनकी कंप्लीट मीनिंग होगी। जैसे कि आई लाइक कॉफ़ी एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया, मैं कॉफ़ी पीता हूँ, मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ। और दूसरा सेंटेंस हमारा बनेगा मेगा लाइक्स टी, मेगा चाय पसंद करती है। तो दोनों अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस बन रहे हैं। तो एक कंपाउंड सेंटेंस की विशेषता है कि उसमें आने वाले जो कोऑर्डिनेटिंग क्लोज है और जो मेन क्लोज है
वो सारे अगर उनको अलग कर दिया जाए तो अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य का रूप ले सकते हैं। तीसरा प्रकार का जो हमारा वाक्य है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लोज एंड ए डिपेंडेंट क्लोज। तो हमने देखा कि सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लोज था, कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लोजेज होंगे, और यहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं तो इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा और एक डिपेंडेंट क्लोज होगा। डिपेंडेंट क्लोज का दूसरा नाम सबऑर्डिनेट क्लोज भी होता है। जो क्लोज अपना मीनिंग देने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहता है उसको डिपेंडेंट बोलते हैं। हिंदी में उसको आश्रित उपवाक्य कहेंगे, और इसका दूसरा नाम सबऑर्डिनेट क्लोज भी है। A dependent clause starts with a subordinate conjunction or a relative pronoun and contains a subject and verb but does not expresses a complete sense or complete thought। जैसा कि हमने देखा कि एक इंडिपेंडेंट क्लोज अपना मीनिंग कंप्लीटली दे देता है, वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, उसमें भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। ठीक उसी तरीके से सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज में भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगी, लेकिन ये अपना मीनिंग देने के लिए दूसरों पे आश्रित रहता है, खुद अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं दे सकता। उदाहरण के तौर पे डू यू नो द मैन हु इज़ टॉकिंग टू मेघा। इस सेंटेंस में डू यू नो द मैन हमारा मैन क्लोज है, क्योंकि ये अपना मीनिंग खुद देता है। हु इज़ टॉकिंग टू मेघा, मेघा से कौन बात कर रहा है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन हु से शुरू हो रहा है। तो मुझे विश्वास है कि इस स्लाइड में हमने जिक्र किया सिंपल सेंटेंस का, कंपाउंड सेंटेंस का और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के फॉर्मेशन की बात की, आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। सिंपल सेंटेंस में एक क्लोज होगा और वो इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लोज और एक डिपेंडेंट क्लोज होगा। आगे बढ़ के हम देखते हैं इन क्लोजेस को, इन सेंटेंसेस को सेपरेटली स्टडी करते हैं। सिंपल सेंटेंस, उदाहरण के साथ में हम सिंपल सेंटेंस को देखें तो चीज़ें हमारे और क्लियर होंगी। सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है कि वो एक सिंगल क्लोज से बना हुआ रहता है, और जो क्लोज सिंपल सेंटेंस में यूज होता है वो एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। अब इंडिपेंडेंट क्लोज की क्या विशेषता है कि उसमें एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है और मीनिंग कंप्लीट देता है। तो देखिए उदाहरण देखते हैं हम। द अर्थ गोज राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। आप गोज की जगह रिवॉल्व्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं। द अर्थ गोज अराउंड द सन और द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे देखिए द अर्थ आपका सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब, फिनिट वर्ब दोनों की यहाँ पे पूर्ति हो रही है, और ये आपका कंप्लीट सेंस भी दे रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लोज है, और इंडिपेंडेंट क्लोज एक ही होने की वजह से ये आपका सिंपल सेंटेंस है। अगले उदाहरण में हम देखते हैं मेरी डिड नॉट गो टू द पार्टी, मेरी पार्टी में नहीं गई थी। यहाँ पे मेरी सब्जेक्ट है और गो फिनिट वर्ब है, तो क्लोज की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो आवश्यकता है, उसको ये पूर्ण कर रहा है। मेरी पार्टी में नहीं गई थी, ये कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, इसलिए इंडिपेंडेंट क्लोज है, और सिंगल क्लोज होने की वजह से ये एक सिंपल सेंटेंस है। बर्ड्स फ्लाई, इस सेंटेंस में बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट है, फ्लाई हमारी फिनिट वर्ब है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, और सिंगल क्लोज होने से ये हमारा सिंपल सेंटेंस हुआ। पक्षी उड़ते हैं, कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। हिज करेज वॉन हिम ऑनर, उसके साहस ने उसको सम्मान दिलाया। उसके साहस, हिज करेज यहाँ पे सब्जेक्ट है, वोन यहाँ पे फिनिट वर्ब है, तो ये भी एक क्लोज हुआ, और ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, किसी पे निर्भर नहीं है, अपना मीनिंग खुद दे रहा है, और सिंगल क्लोज होने से ये सिंपल सेंटेंस हुआ। हिज करेज, उसके साहस ने, वोन हिम ऑनर, उसको सम्मान दिलाया। आई नो हिज एड्रेस, इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, नो फिनिट वर्ब है, तो ये भी एक क्लोज है, और ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, मैं उसका पता जानता हूँ, और सिंगल क्लोज से इंडिपेंडेंट क्लोज होने की वजह से ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह से आने वाले आगे के 5 वाक्यों में भी एक सिंगल क्लोज है और इंडिपेंडेंट क्लोज है, और वो अपना मीनिंग कंप्लीट दे रहा है, इसलिए आने वाले सभी ये 5 वाक्य भी सिंपल सेंटेंस के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं।
सिंपल सेंटेंस को आपने अच्छे से समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। कंपाउंड सेंटेंस हम जैसा कि पहले जिक्र कर चुके हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लोजेज होंगे। एक कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होंगे। ये चीज़ ध्यान देने लायक है। और ये जो दो उपवाक्य हैं वो जिस वर्ड से जुड़ेंगे वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है और इनकी संख्या है 7। इनको हम एंड, बट, और, नॉर, फॉर, यट, सो, ये 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इनका प्रयोग यहाँ पे इन वाक्यों में किया गया है। एक एक करके हम देखते हैं। जो ग्रीन कलर से अंडरलाइन क्लोज है वो हमारा मेन क्लोज है, और ब्लू कलर से जो अंडरलाइन क्लोज है वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग क्लोज है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि एक कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लोज होंगे कम से कम, और दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। जो क्लोज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद आता है वो कोऑर्डिनेट क्लोज होता है, और जो पहले आता है वो मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज होता है। उदाहरण के लिए, शी डिड नॉट चीट ऑन द टेस्ट फॉर इट वॉज द रॉन्ग थिंग टू डू। उसने परीक्षा में कोई चीटिंग नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, क्योंकि ऐसा करना गलत बात है, गलत बात थी। तो देखिए, शी डिड नॉट चीट ऑन द टेस्ट, ये हमारा मेन क्लोज है। फॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इट वॉज द रॉन्ग थिंग टू डू, ऐसा करना गलत बात थी, ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। दूसरे वाक्य में, आई रियली नीड टू गो टू वर्क, मुझे वास्तव में काम पे जाना होगा। बट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है बट। आई एम टू सिक टू ड्राइव, मैं बीमार हूँ, इतना बीमार हूँ कि ड्राइव नहीं कर सकता, गाड़ी नहीं चला सकता। अब यहाँ पे जो ग्रीन कलर में जो क्लोज है, आई रियली नीड टू गो टू वर्क, ये हमारा मेन क्लोज है। और इसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बट है ब्लैक इंक में, और अंडरलाइंड ब्लू लाइन में जो क्लोज है वो हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज है। आई एम टू सिक टू ड्राइव हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज है। अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा वाक्य, आई एम काउंटिंग माई कैलोरीज, मैं खाने में जो कैलोरीज ले रहा हूँ मैं उनको काउंट कर रहा हूँ। यट, फिर भी, आई रियली वॉन्ट डेजर्ट। डेजर्ट मतलब होता है खाना खाने के बाद में कोई मीठी चीज़ खाते हैं या फिर कोई फल वगैरह खा लेते हैं, उसको डेजर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे वक्ता स्पीकर बोल रहा है कि आई एम काउंटिंग माई कैलोरीज, मैं अपनी कैलोरीज काउंट कर रहा हूँ कि मैंने दिन भर में कितनी कैलोरी ली। फिर भी, आई रियली वॉन्ट डेजर्ट, मैं फिर भी खाने के बाद कुछ मीठा या कोई फल लेना चाहूँगा। तो आई एम काउंटिंग माई कैलोरीज हमारा मेन क्लोज है। येट हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। आई रियली वॉन्ट डेजर्ट, ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज है। चौथे वाक्य को देखते हैं। ही रैन आउट ऑफ मनी, उसके पास पैसे ख़त्म हो गए। सो, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सो ही हैड टू स्टॉप प्लेइंग पोकर, उसको पोकर जो कि एक ताश का गेम होता है, कार्ड वाला गेम होता है, वो तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसके पास पैसे ख़त्म हो गए इसलिए उसको पोकर खेलना बंद करना पड़ा। तो ही रैन आउट ऑफ मनी हमारा मेन क्लोज है। सो इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ही हैड टू स्टॉप प्लेइंग पोकर, ये कोऑर्डिनेट क्लोज है। दे गॉट देयर अर्ली, वे वहाँ जल्दी पहुँच गए। एंड, और दे गॉट रियली गुड सीट्स, उनको वहाँ पे अच्छी सीट मिली, बैठने के लिए अच्छी सीट मिली। तो दे गॉट देयर अर्ली हमारा मेन क्लोज है। एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। दे गॉट रियली गुड सीट्स, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्लोज है। तो मित्रों, आपने देखा होगा कि ये कंपाउंड सेंटेंस में जितने भी क्लोज यूज हुए हैं, चाहे वो मेन क्लोज हो चाहे कोऑर्डिनेट क्लोज हो, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लोज है, वो एक दूसरे पे आश्रित नहीं है, अपना मीनिंग खुद दे सकते हैं। और अगर इनको अलग अलग प्रयोग करें तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस का रूप ले लेंगे। जैसे कि शी डिड नॉट चीट ऑन द टेस्ट, वह टेस्ट में बेईमानी नहीं करती थी, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। इट वाज रॉन्ग थिंग टू डू, ऐसा करना गलत बात थी, एक कंप्लीट सेंटेंस है। इस तरह से हम देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस में यूज होने वाले जो इंडिपेंडेंट क्लोजेज है, अगर हम उनको सेपरेटली लिख दें तो वो सेपरेटली सिंपल सेंटेंस का रूप ले लेंगे, और जब इनको हम किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ देंगे तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाएंगे।
तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस के बाद आपने कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है आपने जाना। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिनकी संख्या मैंने बताई 7, वो हैं एंड, बट, और, नोर, फॉर, यट, सो, जो कि नीचे नोट करके रेड इंक से इंडिकेशन के बाद में ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं ब्रैकेट में। आप इनको देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम अगली स्लाइड में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में सीखेंगे, समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसा कि हम जिक्र कर चुके हैं, इसमें कम से कम एक मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज का होना जरूरी है। वी मिस्ड आवर प्लेन बिकॉज वी वर लेट। वी मिस्ड आवर प्लेन, हमारी प्लेन छूट गई। बिकॉज, क्योंकि, वी वर लेट, क्योंकि हम लेट थे। तो यहाँ पे हम देखें कि जो ब्लू कलर से अंडरलाइन किए हुए क्लोज हैं वो हमारे मेन क्लोज हैं, और ब्लैक कलर से जो अंडरलाइन किए हुए क्लोज हैं वो हमारे सबऑर्डिनेट क्लोज हैं। और ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के उदाहरण हैं। वी मिस्ड आवर प्लेन, हमसे हमारी प्लेन छूट गई क्योंकि हम लेट थे। तो हमसे हमारी प्लेन छूट गई, वी मिस्ड आवर प्लेन, ये हमारा मेन क्लोज है क्योंकि ये अपना स्वतंत्र मीनिंग दे रहा है। बिकॉज वी वर लेट, क्योंकि हम लेट थे, ये हमारा सेंस कंप्लीट नहीं दे रहा, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। दूसरा उदाहरण, आवर डॉग बार्क्स, हमारा कुत्ता भौंकता है, ये हमारा मेन क्लोज है। व्हेन शी हियर्स अ नॉइज, जब कभी भी उसको कोई नॉइज, कोई शोर शराबा सुनाई देता है तो कुत्ता भौंकता है। तो आवर डॉग बार्क्स मेन क्लोज है। व्हेन शी हियर्स अ नॉइज, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है। अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। ही लेफ्ट इन हरी, वह जल्दीबाजी में चला गया। आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल, जैसे उसको फ़ोन कॉल आया, फ़ोन कॉल आने के बाद वो जल्दीबाजी में चला गया। ही लेफ्ट इन अ हरी, ये मेन क्लोज है। आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है क्योंकि ये मीनिंग कंप्लीट नहीं दे रहा है, सेंस कंप्लीट नहीं कर रहा है, मेन क्लोज पे आश्रित है अपना मीनिंग कंप्लीट करने में, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लोज है। अगला वाक्य, चौथा वाक्य, डू यू नो द मैन हु इज़ टॉकिंग टू मैरी। डू यू नो द मैन, क्या तुम आदमी को जानते हो। हु इज़ टॉकिंग टू मैरी, मेरी से कौन बात कर रहा है, जो व्यक्ति मेरी से बात कर रहा है, क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो। डू यू नो द मैन, मेन क्लोज, हु इज़ टॉकिंग टू मैरी, सबऑर्डिनेट क्लोज। वी कैन नेवर ऑब्टेन पीस इन द आउटर वर्ल्ड until we make peace with ourselves. We can never obtain peace in the outer world, ये हमारा मेन क्लोज है। Until we make peace with ourselves, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है। We can never attain peace in the outer world, हम बाहर की दुनिया में शांति हासिल नहीं कर सकते। कब? Until we make peace with ourselves, जब तक हमारे मन में शांति ना हो जाए। तो जब तक हमारे मन के अंदर शांति, अपने अंदर शांति नहीं है, तब तक बाहर की दुनिया में भी शांति नहीं है। ये वाक्य दलाई लामा जी ने कहा था। तो दलाई लामा जी के ये वक्तव्य को यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है। अगला वाक्य है, वाइज मैन स्पीक बिकॉज दे हैव समथिंग टू से। वाइज मैन स्पीक, यहाँ पे मेन क्लोज है। बिकॉज दे हैव समथिंग टू से, सबऑर्डिनेट क्लोज है। बुद्धिमान लोग बोलते हैं क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ होता है। वाइज मैन स्पीक, ये मेन क्लोज है। बिकॉज दे हैव समथिंग टू से, हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है। बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ होता है। अगला वाक्य है, फूल्स स्पीक बिकॉज दे हैव टू से समथिंग। मूर्ख लोग बोलते हैं क्योंकि उनको कुछ बोलना होता है। फूल्स स्पीक, ये हमारा मेन क्लोज है। बिकॉज दे हैव टू से समथिंग, क्योंकि उनको कुछ बोलना होता है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है। द ह्यूमन ब्रेन नेवर स्टॉप्स वर्किंग, मानव मस्तिष्क कभी भी काम करने से रुकता नहीं है। अनटिल यू स्टैंड अप टू स्पीक इन पब्लिक, जब तक आप पब्लिक में किसी को एड्रेस करने के लिए, कुछ बोलने के लिए खड़े नहीं हो जाते। इस वाक्य का मतलब है कि आप जब पब्लिक में बोलने के लिए खड़े होते हैं, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, सोचना बंद कर देता है। लेकिन उसके अलावा जब आप बोलते नहीं होते हैं तो ह्यूमन ब्रेन हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ काम करते रहता है। अब मित्रों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि सभी वाक्यों में आप देख रहे हो कि सबऑर्डिनेट क्लोज मेन क्लोज के बाद में आ रहा है। पहले मेन क्लोज आ रहा है, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लोज आ रहा है। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि मेन क्लोज पहले आए, सबऑर्डिनेट क्लोज बाद में आए।
अब आप एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, इसमें अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। अनलेस यू रन फास्ट ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है जो कि वाक्य में शुरू में आया है। यू विल मिस द ट्रेन ये हमारा मेन क्लोज है। इसका मतलब होता है कि अगर तुम दौड़ोगे नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। अगर तुम दौड़ोगे नहीं तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, ये हमारा मेन क्लोज है। अनलेस यू रन फास्ट सबऑर्डिनेट क्लोज, यू विल मिस द ट्रेन मेन क्लोज। तो ऐसा हमें गलत चीज़ दिमाग में नहीं बैठाना है कि मेन क्लोज शुरू में आता है सबऑर्डिनेट क्लोज बाद में आता है, ऐसा नहीं है। सबऑर्डिनेट क्लोज से भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हो सकती है। दिस इज़ द ऑफिस वेयर आई वर्क, दिस इज़ द ऑफिस मेन क्लोज, वेयर आई वर्क सबऑर्डिनेट क्लोज। तो देखा आपने किस तरह से सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल्स के बाद में ये चीज़ आपके क्लियर हो गई होगी। अब अगर ये चीज़ आपके ठीक से क्लियर हो गई है तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक छोटा सा असाइनमेंट। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई तो अपने आप को टेस्ट करने के लिए आप ये 10 सेंटेंस दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कीजिए कि इनमें से कौन सा सिंपल सेंटेंस है, कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है और कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और हो सके तो इन वाक्यों में प्रयुक्त किए गए क्लोज को भी आइडेंटिफाई कीजिए कि क्लोज इंडिपेंडेंट कौन सा है, प्रिंसिपल क्लोज कौन सा है, कोऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है या सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है। आप ऐसा करेंगे तो आपने आज जो भी सीखा वो आपके लिए पक्का हो जाएगा और आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस आएगा। इसी तरह से सिंपल और इजी भाषा में अंग्रेजी ग्रामर सीखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अच्छे से अपने घर बैठे इजी और सिंप्लीफाइड मैनर में इंग्लिश ग्रामर सीखें। आप सभी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। हैव अ गुड डे।